हेलो गाइस, वेलकम टू एडसारथी। एडसारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एडसारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ एडसारथी का एक और इनिशिएटिव है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा that how you can boost your prelims score by 15 to 20 marks। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आके स्टक हो जाते हैं तो ये कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन, जिसमें मैंने दो प्रॉब्लम्स दी थी जो कि पीवाईक्यू थे आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। सबसे पहले उसी का सोल्यूशन देखते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में। देयर आर 5 पर्सन्स इन अ ग्रुप P, Q, R, S and T। कोई एक ग्रुप है जिसमें 5 लोग हैं। कौन कौन से? P, Q, R, S और T। आगे क्या कहा जा रहा है? इस ग्रुप में एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक आर्टिस्ट है। इसमें एक डॉक्टर, एक लॉयर और एक आर्टिस्ट है। आगे कहा जा रहा है P and S आर अनमैरिड स्टूडेंट्स, यानी कि दो होंगे स्टूडेंट्स। क्या क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि ये जो P है और S है ये दोनों अनमैरिड स्टूडेंट्स हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहा जा रहा है T इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर। T एक मेल है जो ग्रुप के किसी मेंबर से मैरिड है। तो अभी हमें नहीं मालूम कि किस मेंबर से उसकी शादी हुई है, ये नहीं पता। या तो Q हो सकता है या तो R हो सकता है। अब देखते हैं आगे, कुछ तो क्लू होगा जरूर जिससे कि हमें पता चलेगा। क्या बोल रहे हैं आगे? Q is the brother of P। Q और P सिबलिंग्स हैं, इसका मतलब ये है, और Q है मेल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ऑब्वियसली T और R हो जाएंगे मैरिड, और ये है फीमेल। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्यू के बारे में और कुछ लिखा हुआ है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी एंड इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। क्यू ना ही डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है। टोटल कितने प्रोफेशन यहाँ पे दिए हुए हैं? हमें 3 दिए हुए हैं। दो तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को हमने साइड में कर दिया। ठीक, डॉक्टर लॉयर आर्टिस्ट लिखा हुआ है कि क्यू ना ही डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है, तो क्यू क्या होंगे? ऑब्वियसली क्यू इज अ लॉयर। आगे क्या दिया हुआ है? आर इज नॉट अ डॉक्टर। आर डॉक्टर नहीं है। बचे हुए कौन कौन से प्रोफेशन है? डॉक्टर और आर्टिस्ट। अगर आर डॉक्टर नहीं है तो आर का प्रोफेशन क्या हुआ? आर्टिस्ट। अब बचा हुआ प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर। तो टी क्या है? डॉक्टर। आई थिंक अब जितना इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो सब कुछ हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, सेम कंसेप्ट। ब्लड रिलेशन में भी हम यही करते हैं, पजल में भी हमें यही करना है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी हमें यही काम करना होता है। जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बस उन्हीं को हमें टोटल सेट करना है और उसकी पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश किया करिए। इसी तरीके से सिंप्लीफाइड वे में बनाते चलिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलिए, आसानी से सॉल्व हो जाता है। एक एक चीज को साइड में लिखिए और उसको ड्रॉ करते चलिए। ठीक, क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं क्या इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज द डॉक्टर? डॉक्टर कौन है यहाँ पे? टी डॉक्टर है। व्हाट इज द आंसर? ए। सेकेंड वन, हु इज द आर्टिस्ट? आर्टिस्ट कौन है? आर आर्टिस्ट है। व्हाट इज द आंसर? सी। थर्ड वन, हु इज द स्पाउस ऑफ आर?
यानी कि आर की किससे शादी हुई है, किससे हुई है, टी से। व्हाट इज द आंसर, बी। फोर्थ वन, हु इज द लॉयर, लॉयर कौन है, यहाँ पे कौन लॉयर आ रहा है, क्यू। व्हाट इज द आंसर, बी। हु इज डेफिनेटली अ मैन, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से पक्का मेल कौन है। तो पी और एस, ऑप्शन ए है पी, ऑप्शन बी है एस। पी और एस के जेंडर के बारे में यहाँ कुछ भी साफ साफ बात नहीं की गई है। क्या बोला गया है, ये बोला गया है पी और एस दोनों अनमैरिड स्टूडेंट्स हैं, तो अभी नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल, हमें नहीं पता। लेकिन क्यू के बारे में हमें पता है। क्यू के बारे में क्या पता है, क्यू एक मेल है और वो लॉयर है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा है इज डेफिनेटली अ मैन, तो उसका आंसर होगा क्यू। क्लियर। इस तरीके से ये हो गई आपकी 5 प्रॉब्लम जो दी हुई थी इस क्वेश्चन पेपर में, वो सॉल्व। ठीक, क्लियर, अच्छी तरीके से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये 2014 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, इसका भी हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। एक फैमिली है जिसके कि 6 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, उनके प्रोफेशन दिए हुए हैं, क्या क्या प्रोफेशन है, इंजीनियर, स्टेनो, डॉक्टर, ड्रॉटमैन, लॉयर और जज। ऑर्डर में नहीं है, ये लिखा हुआ है साफ साफ, जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। आगे क्या लिखा हुआ है, ए द इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर। एक एक इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है उसको पहले हम लिखते हैं साइड में, फिर देखते हैं कि आपस में किसकी किसकी कड़ियां जा करके मिल जा रही हैं। और एक फैमिली ट्री टाइप का जैसे ब्लड रिलेशन में हम बनाते हैं वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आराम से चलेंगे। देखिए एक चीज और बता दूं, अगर मैं पजल और ब्लड रिलेशन की बात करूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहली लाइन को ही सबसे पहले उठाइए। कई बार आपको पहली लाइन से सबसे पहले आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको बस आप एक साइड में लिखते चलिएगा। लिखना जरूरी है, छोड़िएगा मत, वरना फिर बाद में ऐसा होता है कि ग्रिप खत्म हो जाती है। ग्रिप खत्म हो जाएगी, पजल खत्म, पजल खत्म, ब्लड रिलेशन खत्म, सब खत्म हो जाता है। इसलिए ग्रिप को नहीं छोड़ना है, साइड में लिखते चलिए। ठीक, चलिए एक प्रोसीजर से चल रहे हैं। ए द इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर। ए एक इंजीनियर है और ये मेल होंगे, ठीक, और ही इज मैरिड टू द स्टेनो। अभी नहीं पता, नाम नहीं पता इनका, ए बी सी डी ई एफ में से इनका नाम क्या है ये अभी हमें नहीं मालूम। आगे क्या लिखा है, जज इज मैरिड टू द लॉयर। जज और लॉयर मैरिड है, अभी ये नहीं पता इनके नाम क्या क्या है। एफ द ड्रॉट मैन इज द सन ऑफ बी एंड द ब्रदर ऑफ ई। पहला फैमिली ट्री का हमें मेंबर मिल गया, क्या मिला, एफ के बारे में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एफ एक ड्रॉट मैन है और डी का बेटा है। ठीक, बेटा है इसका मतलब हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट, एंड द ब्रदर ऑफ ई, और ई का भाई है, यानी कि ई और एफ हो जाएंगे सिबलिंग्स। ठीक, आगे, सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। लॉयर यहां लिखा है सी, सी लॉयर है और फीमेल है। कैसे पता चला, लिखा हुआ है इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। ठीक है, इसका मतलब ये डी की डॉटर इन लॉ है। ठीक है, ये यहां हमने लिख लिया साइड में। जस्ट अ मिनट। अब ई के बारे में कहा जा रहा है, ई इज द अनमैरिड डॉक्टर। ई जो है वो एक डॉक्टर है और अनमैरिड है। ठीक, इतना हमें यहां से पता चल रहा है। आगे देखते हैं और कुछ लिखा है क्या। आगे लिखा हुआ है डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। डी जो है वो एफ की ग्रैंड मदर है, इसका मतलब इन्हें यहाँ कहीं सेट करना पड़ेगा। ग्रैंड मदर है यानी कि ये हो जाएंगी नेगेटिव। ठीक, अच्छा, अब ये देखिए डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, क्या हम इस पूरे ब्लॉक को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, इस पूरे ब्लॉक को क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं।
कैसे एडजस्ट करेंगे, डी। यहाँ पे लॉयर और सी ये तो हमें पता है, तो यहाँ इक्वल लगा के सी लिख दें, यहाँ लगा दें नेगेटिव, ये हो जाएंगे ऑब्वियसली पॉजिटिव, ये हैं लॉयर और ये बी हो जाएंगे जज। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। इस पूरी फैमिली में टोटल 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक, 2 से ज्यादा मैरिड कपल्स नहीं बनाने हैं। एक तो मैरिड कपल ये हो गया बी और सी, ठीक है। अब एक कहाँ पे हम ढूंढे, ठीक है, यहाँ पे एक ये चीज हमें पता है, ये एक लाइन हमने लिखी हुई है कि यहाँ पे कोई एक फीमेल है जो कि इंजीनियर से मैरिड है और उनका नाम है ए। तो ये बताइए यहाँ एक आपको फीमेल दिखाई दे रही है, ठीक, इनसे एफ के साथ तो कोई मतलब होना नहीं है, यहाँ तो मेल है, तो क्वेश्चन मार्क में यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला है। इसका मतलब बची हुई जगह ये हुई, इसको हम यहाँ फिक्स कर दें, तो ए बराबर हो जाएगा डी। ए का प्रोफेशन है इंजीनियर और डी का क्या हो जाएगा, स्टेनो। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है ए द इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनो, ठीक। ये बन गया आपका टोटल एक फैमिली ट्री। अब देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, हमारे सारे बन जाने चाहिए करीब करीब। क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन क्या है, यहाँ हमने लिखा है जज है, व्हाट इज द आंसर, ए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ कपल्स, कपल्स कौन कौन से हैं, कपल कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, कपल ये है ए डी, एक कपल है ये ए डी और ये बी सी, व्हाट इज द आंसर, सी, ठीक। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी, डी का प्रोफेशन क्या है, डी यहाँ पर है स्टेनो, व्हाट इज द आंसर, बी। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए इसी के साथ ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। इसी तरीके की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम अगर आपको अच्छी तरीके से सही से सॉल्व करनी है तो उसका एकमात्र तरीका यही है, ये जो की पॉइंट हमने एग्जाम मतलब अपने सेशन के वेरी बिगिनिंग में बहुत शुरुआत में मैंने आपसे डिस्कस किया था, पहली चीज मैंने जो बताई थी यही थी। अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम कोई बहुत मुश्किल नहीं होती है, सिंपल आपको बस नोटेशन बनाते चलना है, जो क्वेश्चन में लिखा है लिखते चलना है। देखिए एप्टीट्यूड की बात करूं तो एप्टीट्यूड में तो कुछ मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन रीजनिंग में तो अगर आप कुछ नहीं पढ़ के गए हैं फिर भी अगर आप वहां पे सीधे एक प्रोसीजर से चलिए और सॉल्व करते चलिए क्वेश्चंस को तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे टॉपिक पे, जो कि है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग पे भी कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो हम एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसमें, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट अ बॉय इज रैंक 20th, when 2 boys joined his rank was dropped by 1, what is his rank from the end। कोई एक क्लास है, देखिए जब भी ऑर्डर और रैंकिंग की प्रॉब्लम एग्जाम में आए तो एक काम किया करिए, सिंपली ऐसे ना डायग्राम टाइप का बना लिया करिए, थोड़ी आसानी पड़ जाती है, ठीक। कोई 45 बच्चों की क्लास है जिसमें कहा जा रहा है एक लड़के की रैंक यहाँ कहीं मैं मान ले रही हूँ 20 आ रही है, ठीक। उसके बाद कहा जाता है कि इसी क्लास में 2 लड़के और आ जाते हैं, अब कितने बच्चे हो गए 45 प्लस ऑफ 2 यानी कि हो गए 47 बच्चे। अब क्या होता है जब 2 बच्चे ज्वाइन कर ले रहे हैं इस क्लास को तब उस लड़के की रैंक 1 से गिर जा रही है, यानी कि पहले अगर उसकी रैंक 20 थी तो अब उसकी रैंक कहीं 21 आ जाएगी, ठीक। तो आपको निकालना है व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड, तो आपको निकालना है उसकी रैंक यहाँ से एंड से क्या होगी। देखिए जब भी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आए, मान लीजिए आपको टोटल दे दे, लेफ्ट से पोजीशन दे दे, राइट से पोजीशन दे दे, टोटल दिया हो, कुछ भी इस तरीके की चीज हो, मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं किसी रो में टोटल टी लोग हैं और यहाँ पे कोई एक आदमी बैठा है ए, उसकी लेफ्ट से पोजीशन एल है और राइट से पोजीशन आर है, ठीक। तो इस टोटल में लेफ्ट पोजीशन में और राइट पोजीशन का
एक सीधा फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप सीधे अपना एनालाइज करके भी समझ सकते हैं, बट फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ। तो आपका सीधे फॉर्मूला बनता है टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब इसमें से जो भी चीज अननोन हो उसको निकाल लीजिए। कभी आपसे टोटल पूछ लेगा, कभी आपसे लेफ्ट पूछ लिया जाएगा, लेफ्ट से पोजीशन यानी कि बिगिनिंग से पोजीशन पूछ ली जाएगी, कभी आपसे राइट से पोजीशन यानी कि एंड से पोजीशन पूछ ली जाएगी। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछी जा रही है राइट से पोजीशन यानी कि एंड से पूछी जा रही है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। टोटल कितना है 47, लेफ्ट से पोजीशन क्या है 21, सब्स्टिट्यूट कीजिए 47। फॉर्मूला भी एक बार लिख ही देती हूँ मैं। टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस ऑफ 1, क्या हो जाएगा 47 इज इक्वल्स टू 21 प्लस आर माइनस 1, क्या आ गया r इज इक्वल्स टू 27, यानी कि उसकी आखिरी से रैंक हो जाएगी 27। व्हाट इज द आंसर सी। क्लियर, ये 2013 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। समझ आ गया। चलिए अब एक काम कीजिएगा, ये 2014 के पेपर की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2। इसको आप लीजिए एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करिएगा, ठीक। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, प्रॉब्लम नंबर 4 पे। ये आपके प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं। ये आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 6 students A, B, C, D, E and F appeared in several tests. कंडीशन क्या क्या दी जा रही है, either C और F scored the highest। दो केस है। क्या क्या उन केसेस में कहा जा रहा है, पहले केस के हिसाब से C मैक्सिमम मार्क्स पाता है और दूसरे के हिसाब से F हाईएस्ट मार्क्स पाता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, When C scores the highest, then E scores the least। यानी कि जब C के सबसे ज्यादा नंबर आते हैं तो E के सबसे कम नंबर आएंगे। उसके बाद दे रहा है Whenever F scores the highest, जब F के सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो B के सबसे कम आते हैं। In all tests they got different marks। फिर क्या दे रहा है, D scores higher than A। D के नंबर A से ज्यादा है। यहाँ पे एक और ऑर्डर दिया हुआ है, D ग्रेटर देन A, बट दे आर क्लोज कंपिटिटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है बट दे आर क्लोज कंपिटिटर्स, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 99.99% चांस है कि ये वाला D और A के बीच में कोई भी बच्चा नहीं आएगा। इसका मतलब D ग्रेटर देन A हमेशा रहेगा, ठीक है। ये होना है, बहुत कम चांस है कि D और A के बीच में, जब बस ऐसा तभी हो सकता है कि D और A के बीच में मार्क्स वाइज कोई और स्टूडेंट आ जाए जबकि क्वेश्चन में लिखा हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होने वाला है इस लाइन के हिसाब से। अगला क्या लिखा है, A स्कोर्स हायर देन B। A जो है वो B से ज्यादा नंबर पाते हैं। और लिखा हुआ है C स्कोर्स हायर देन A और C A से, ठीक। अब हम इसे मिला के क्या लिख सकते हैं टोटल, अभी के लिए C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B, और यहाँ पे कहीं D हो जाएंगे क्योंकि D इज ग्रेटर देन A और दोनों को पास पास ही रहना है, ठीक। तो अभी के लिए ये एक कहीं हमारा पैटर्न बन गया, C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B, ठीक, जिसमें कि ये दोनों हमेशा फिक्स रहेंगे। अभी यहाँ पे कोई भी आ सकता है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है और आगे भी कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं मालूम। क्वेश्चन जैसा डिमांड करेगा वैसा ही हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ F स्टैंड सेकेंड इन द रैंकिंग देन द पोजीशन ऑफ B इज। अच्छा ये बताइए, अगर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ F स्टैंड सेकेंड इन द रैंकिंग, तो केस नंबर 1 के साथ हमें चलना है कि केस नंबर 2 के साथ चलना है, 1 के साथ चलना है। क्यों, क्योंकि 2 के हिसाब से तो F हाईएस्ट है ना, तो उसको तो हमें फॉलो करना ही नहीं है।
इसका मतलब इस पूरी लाइन को हम यहाँ लाके डाल दें, ठीक। डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, ठीक। और एफ को बोला जा रहा है एफ सेकेंड पोजीशन पे है, तो एफ को यहाँ हम सेकेंड पोजीशन पे रख दें। अब हमें यहाँ से पता करना है बी की पोजीशन। बी की पोजीशन क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5, बी की पोजीशन आ जाएगी 5th। राइट आंसर इज सी। कुछ भी किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल जो भी लिखा हुआ था उसी को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे पे आते हैं। इफ बी स्कोर्स द लीस्ट द रैंक ऑफ सी विल बी। अगर बी सबसे कम नंबर पाते हैं तो आपको ये पता करना है कि सी की रैंक क्या होगी। अब ये बताइए, इसमें हम केस नंबर 1 के साथ जाएंगे कि 2 के साथ? 2 के साथ। क्यों? क्योंकि केस नंबर 2 के हिसाब से बी लीस्ट पे। देखो ये 2 केस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 2 केस दिए हुए हैं, जो भी पूछा जाएगा उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 कंडीशन है एक तरीके की, इनमें से कोई भी सही हो सकती है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो हमने बनाया था उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन बी। अभी इसमें ई नहीं है, ठीक। ई का अभी पोजीशन इसमें है नहीं, तो अभी देखते हैं ई की पोजीशन हमारी कहाँ पे आ सकती है। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इफ बी स्कोर द लीस्ट देन द रैंक ऑफ सी विल बी। अब सी की रैंक क्या हो सकती है? सी की रैंक दो चीज हो सकती है। या तो ई यहाँ पर आ जाए, ठीक, या तो इसके पीछे आ जाए। उसके पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से अगर ई सी के पहले आएगा तो रैंक क्या हो जाएगी? 3rd हो जाएगी। और अगर ई सी के बाद कहीं भी आए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं भी आ जाए, ठीक है, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी? सी की रैंक हो जाएगी 2nd। तो यानी कि इस पोजीशन में सी की रैंक क्या हो सकती है? या तो 2nd या तो 3rd। व्हाट इज द आंसर? डी। 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ई इज रैंक 3rd देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यही क्या केस बना रहे हैं? यही वाला केस बनाया जा रहा है जो अभी जस्ट मैंने बनाया था। उसमें क्या लिखा था मैंने? अगर ई 3rd पे है। अब हम यहाँ ई को फिक्स कर दें, ठीक। यहाँ हमने ई को कर दिया फिक्स, सी ग्रेटर देन ई कर दिया हमने। तो आपको पता करना है इनमें से कौन सा सही होगा। E gets more marks than C, E get more marks than B, गलत बात है। C greater than E दिया हुआ है, ठीक। B में क्या दिया हुआ है? C get more marks than E, ये वाला हो जाएगा सही, ठीक। क्लियर? ये हो जाएगा इन 3 क्वेश्चंस का आंसर। आई विश ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए गाइस, अब हम आज का सेशन यही एंड करते हैं। एक काम करिएगा, ये वाली जो प्रॉब्लम थी ऑर्डर और रैंकिंग की, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अब आज का सेशन हम एंड करते हैं गाइस। मैं सीसैट की जो भी क्लासेस ले रही हूँ उनका पीडीएफ आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस अब एडसारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं। चलिए अब आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।